नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पेश किया 5,440 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। 30% महिला आरक्षण बिल पर भी लगी मुहर। विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन रहा हंगामेदार। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दे पर दिखे विपक्ष के तल्ख तेवर। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जनहित से जुड़े हर सवाल का जवाब देगी सरकार। प्रदेश भर में ट्रांसपोर्टरों के चक्का जाम से जनता दिखी परेशान। वाहन मालिकों ने किया विधानसभा कूच। 10 साल पुराने ऑटो रिक्शा बंद करने के फैसले को वापस लेने की मांग। और दून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डोईवाला डकैती के मामले में फरार चल रहा 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अब तक हो चुकी है 8 गिरफ्तारियां। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट पेश किया है। 5,440 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से महिला आरक्षण बिल पर भी मुहर लगाई गई है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र के पहले दिन की सदन की कार्रवाई हंगामेदार रही तो कई लिहाज से आज का दिन खास भी रहा। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन धर्मांतरण कानून में बदलाव संबंधी विधेयक समेत महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण विधेयक सदन पटल पर रखे गए। इसके साथ ही कानून व्यवस्था के साथ कई मुद्दों पर विपक्ष के तल्ख तेवर भी देखने को मिले। और क्या कुछ खास रहा सत्र के पहले दिन, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मंगलवार से उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। सदन के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्ष तल्ख तेवरों में दिखाई दिया। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायक गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की, जिस पर स्पीकर रीतो खंडूरी ने नियम 58 के तहत चर्चा को मंजूरी दी। वहीं प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुमित निर्देश और विधायक मयूख मेहर के 2 प्रश्नों को स्थगित करने को लेकर विपक्ष नाराज दिखा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने राजाजी रिजर्व पार्क में गुज्जरों के पशुओं को चुगान और लोपिंग के परमिट का मामला भी उठाया। व्यवस्था को लगाएंगे हम, और प्रदेश की जो बदहाल कानून व्यवस्था है, जिस प्रदेश में प्रदेश का मंत्री सुरक्षित नहीं है, मंत्री के भाई के घर में दिन में डकैती हो जाती है, मंत्री की हत्या की साजिश हो जाती है, काशीपुर में जसपुर में दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती हैं और पुलिस कहीं भी कुछ कर नहीं पा रही है। तो ऐसी बदहाल कानून व्यवस्था में मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा उठता है। तो बीजेपी ने जानबूझ करके गैरसैंण की अनदेखी करना चाहती है और गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाहती है, जानबूझ करके देहरादून में चलाना चाहती है। ये पहाड़ का अपमान है और पहाड़ के लोगों का अपमान है। एक सपना था लोगों का कि उत्तराखंड बनेगा तो राजधानी गैरसैंण के अंदर बनेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी 2 अक्षरों का शासनादेश जारी करने से ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बन जाती है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, कोई देखने वाला नहीं है। वहाँ के अधिकारी खुद मिले हुए हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, मास्क की तस्करी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता कम से 8 कार्यकर्ताओं के साथ अभी तक मारपीट हो चुकी है, उसके हाथ पैर तोड़े जा चुके हैं। पुलिस मामूली धाराओं में कार्रवाई करती है। तो हमारे यहाँ की बड़ी बुरी हालत है। अधिकारियों ने जंगल राज बना रखा है कानून व्यवस्था पे। आज मैं बोलूंगा भी कानून व्यवस्था पर। जो हालात हैं बद से बदतर है। मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री भी नहीं देखते हैं और सारी वसूली हो रही है। पैसा इकट्ठा हो रहा है जिले में, चाहे कोई भी मामला हो, जमीनों का मामला हो, चाहे वो मांस तस्करी हो, चाहे वो अवैध खनन हो, पैसा इकट्ठा हो रहा है और ऊपर तक पहुँचाया जा रहा है। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन धर्मांतरण कानून में बदलाव संबंधी विधेयक समेत महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण विधेयक को सदन पटल पर रखा गया। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लोग महिला आरक्षण के विषय में इस सत्र में लाएंगे और वो आज हमने प्रस्तापित किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें सभी का सहयोग मिलेगा ताकि हम अपने जो महिलाएं हैं उनको उसका जो लाभ है उसको हम दे सकें। कोई भी हो, अब अगर आप जबरदस्ती बदलेंगे किसी के धर्म को तो इसमें कानून कार्रवाई करेगा, कड़ा कानून रहेगा और हमने इसमें काफ़ी सख्त सजा रखी है। और आप जानते हैं कि
यहाँ पर नेपाल का बॉर्डर है और चाइना का बॉर्डर है, तो यहाँ पर धर्मांतरण की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो उसमें रोकथाम के लिए, और ख़ासकर हमारा बड़ा सेंसिटिव एरिया है, थारू, बोक्सा, तोलछा, मारछा, भोटिया एरिया है, और जो इनर लाइन परमिट भी जो लगी हुई हैं वहाँ पर भी एक्टिविटी चलती रहती हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए हमने बड़ा सख्त कानून बनाया है, उसमें अर्थदंड भी बढ़ाया है। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सदन के भीतर भी विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को धता बताते हुए सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर शीतकालीन सत्र को जल्द से जल्द निपटाने का भी आरोप लगाया। देखिए, अब हालात बहुत बदतर है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी बेलगाम है, भय और डर का माहौल है। हत्याएं, बलात्कार, डकैती, चोरी, रंगदारी, तमाम घटनाएं घटी हैं। आंकड़े बताते हैं, जो गृह विभाग के आंकड़े हैं, अचंभित करने वाले हैं। कई मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई हुई ये स्पष्ट नहीं है। तो एजेंडा निर्धारित किया गया था और आज के एजेंडे में जो मंगलवार एजेंडा है, उससे लगता है कि सरकार सदन में चलाना चाहती है, सरकार सवालों से बचना चाहती है, सरकार खुद कटघरे में है और सदन में हमारे विपक्ष ने और हमारे साथियों ने पूरा होमवर्क किया हुआ है, पूरी पड़ताल की है और सरकार में होमवर्क भी नहीं है और सरकार का जो 9 माह का लगभग कार्यकाल है वह विफलता का कार्यकाल है। विपक्ष सरकार पर सत्र की अवधि न बढ़ाए जाने को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष सदन में जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे को उठाए। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। जिन मुद्दों पर भी बात होगी, उन सभी मुद्दों पर साफ गोई से सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, तात्कालिक रूप से जिन पर एक्शन हुआ है, उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि जन सरोकार के मुद्दे उठें। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की गति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं वो सदन पर आएंगे और उन सब पर बात होगी। बात होने के बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ड्रग्स है या अवैध संपत्ति है या जितने भी इस प्रकार के प्रकरण हैं, जो भी विधि सम्मत जो भी होगा, विधि सम्मत सब कार्रवाइयाँ होंगी। सत्र के पहले दिन कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष पक्ष पर हमलावर नजर आया, तो पक्ष भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार दिखा। मगर 7 दिन से चलने वाले इस विधानसभा शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। ऐसे में देखना यही होगा कि विपक्ष के सवालों का पक्ष किस तरीके से जवाब देता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष गंगवाल की रिपोर्ट। वहीं सत्र के दौरान विपक्ष ने नियम 58 के तहत कानून व्यवस्था पर सदन में चर्चा की। कांग्रेस नेताओं ने सदन में अंकिता भंडारी की हत्या का मामला भी उठाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अंकिता हत्याकांड के बाद सबूत मिटाने का काम किया गया है। आज तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं किया गया। इस हत्याकांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की अनिवार्यता और देहरादून हरिद्वार जिले में 10 साल से पुराने विक्रम ऑटो बंद करने के विरोध में वाहन स्वामियों ने चक्का जाम किया। गढ़वाल और कुमाऊं की करीब 20 अलग अलग यूनियनों ने इस चक्का जाम में हिस्सा लिया। इसका खासा असर देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में देखने को भी मिला। वहीं ऑटो और बस यूनियनों के वाहन चालकों ने सचिवालय कूच भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहन स्वामी देहरादून पहुंचे। वाहन स्वामियों ने हर जिले में 2 फिटनेस सेंटर खोलने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर एक बार फिर से चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी गई। इसके साथ ही एनजीटी के आदेश के तहत 10 साल पुराने ऑटो विक्रम और अन्य डीजल वाहनों को अपडेट किए जाए। इसका संचालन बंद करने का आरटीए देहरादून का फैसला वापस लेने की भी मांग की है और इन सब तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। हमारे मुख्य 2 ही बिंदु हैं। एक बिंदु है जो एक तालिबानी आदेश आरटीए का 1/11/2023 को आया है, जिस पे उन्होंने कहा कि मार्च 2023 तक
जितने भी ऑटो और विक्रम हैं उनको समाप्त किया जाएगा। दूसरा मेरा है फिटनेस सेंटर का मामला। आप ये लगाओ कि अगर चक्रोता से, जौनपुर से या मसूरी से अगर डोईवाला सेंटर पे अगर आदमी फिटनेस कराने जाएगा तो कम से कम उसे 100 किलोमीटर आना जाना पड़ेगा। मेरे द्वारा पहले भी आपत्ति गई थी कि कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। आगे हमारी रणनीति है कि आज तो हमने जो है आनन फानन में जो है आपका हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और आपका देहरादून जनपद के ही लोगों को बुलवाया गया था, और हमारा यह है कि अगर आज सरकार चाहती है तो ठीक है, नहीं तो आगे जो है हम रणनीति लगा के और पूरे उत्तराखंड प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि है यूनियनों के, उनको बुलवा के बात की जाएगी और कहीं ना कहीं ये बात जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकती है। वहीं रुड़की में भी टेम्पो चालकों ने 1 घंटे तक अपनी सेवाओं को बंद करते हुए धरना प्रदर्शन किया और सरकार से गुहार लगाई कि 10 साल पुराने ऑटो रिक्शा बंद करने वाले फैसले को वापस लिया जाए। इस फैसले से कई टेम्पो चालकों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने फिटनेस के कागजी कार्यवाही के लिए भी प्राइवेट संस्था को दिए जाने का विरोध जताया है। राज्य सरकार द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि रोडवे से 10 साल पुराने विक्रम जो हैं वो हटाने का प्लान बनाया है, और इन्होंने देहरादून के अंदर एसटीए की मीटिंग करके ये आदेश पारित कर दिया है कि 10 साल पुराने वाहन रोड पर नहीं चलेंगे। हमारे जो भाई बंद है पूरे उत्तराखंड के अंदर एक पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक एक आंदोलन किया गया है कि अगर राज्य सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है तो इसके लिए हमें कल को भूख हड़ताल पे भी अगर बैठना पड़े तो हम अपने बच्चों के समेत भूख हड़ताल पर बैठेंगे। रुद्रपुर में तराई के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल की जयंती के मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। राज्यपाल ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर राजकीय मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम सुमेर का तराई को बसाने के लिए बड़ा योगदान रहा है और आज उनके सपनों के अनुरूप विकास भी हो रहा है। आज बहुत अच्छा लगा कि हमने मिलकर उनकी जन्मतिथि को मनाया और उनसे प्रेरणा ली कि अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और जनहित के लिए ज्ञान। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि आज हमने सबने इकट्ठा होकर उनको भी याद किया जिन्होंने आकर अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर में उस वक्त के जंगल, उस वक्त की चुनौतियां, उन सबको पार करके जो आज हमको ये उधम सिंह नगर दिया है, अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है। और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम देखें कि हमारा कर्तव्य क्या है, रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देहरादून पुलिस ने डकैती के मामले में फरार चल रहे 1 लाख के बदमाश बावला को रायपुर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश के पास से लूट का माल, नकदी और वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ यूपी, दिल्ली और मुंबई में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को डोईवाला में शीशपाल अग्रवाल के घर में दिन दहाड़े हुई डकैती में पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। डोईवाला में उसमें मेन अभियुक्तों में से था ये, और ये घर के अंदर घुसने वाले जो 5 अभियुक्त थे उनमें से एक था ये। इसकी हमने अरेस्टिंग करी गगल हमारे बॉर्डर पर, और इसके पास से एक तमंचा 315 बोर का, 2 जिंदा कारतूस, इसके पास आभूषण, मोबाइल फ़ोन, ATM कार्ड, नगद जो है 15,000 इससे बरामद हुए हैं। DGP साहब की स्तर से भी 1 लाख रुपए का इनाम इसमें कैश रिवार्ड इसको अरेस्टिंग पर घोषणा की गई है। अभी तक हम लोगों ने 8 जो इसमें संलिप्त अभियुक्त थे वो हमने अरेस्ट कर लिए हैं, 3 अभी शेष हैं। रुड़की में आला अफसरों के निर्देश पर CPO और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान लोगों के पास कई तरह की खामियां देखने को भी मिली। CPO के उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में जिन लोगों के पास 2 पहिया वाहनों के फिटनेस या नंबर प्लेट नहीं मिली है उन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए यातायात नियमों का पालन करने की भी बात कही है। मॉडिफाइड साइलेंसर, रेट्रो साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और जो ई-रिक्शा चल रहे हैं जो बिना नंबर प्लेट के, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनकी फिटनेस ख़त्म हो गई है, जिनके पास कागज़ नहीं है, उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का पालन करने के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। CPO रुड़की और यातायात पुलिस मिलकर रुड़की शहर में यातायात नियमों के पालन हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो चलाया जा रहा है जिनके कागज़ अधूरे हैं, जिनके
ई रिक्शे का ज़्यादा प्रचलन हो गया है। उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, किसी के पास डीएल नहीं है, किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनके खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं गदरपुर के मसीत गांव में नेशनल हाईवे 74 पर खनन और राजस्व विभाग की एक अस्थायी चौकी पर अवैध खनन से भरे वाहनों ने पीआरडी जवानों को कुचलने का प्रयास किया है। इस मौके पर लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष सतपाल बाबू ने कहा कि शासन प्रशासन से पहले भी गुहार लगाई जा चुकी है कि अस्थायी चौकी पर पीआरडी जवान और पुलिस कर्मियों की जान खतरे में है, जिनकी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई गई है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए, जो राजस्व विभाग द्वारा खनन चेक पोस्ट स्थापित की गई है ओवरलोड और तेज स्पीड वाहनों को रोकने के लिए, तो हमारे तहसील गदरपुर में मसीत खनन चेक पोस्ट स्थापित की गई है। इस पर 18 तारीख जब से चेक पोस्ट स्टार्ट हुई है, आए दिन यही हो रहा है कि लोकल के जो उधमसिंह में जितने भी ओवरलोड खनन वाहन हैं वो तेज गति से वाहन चलाते हुए बैरिकेड को भी टक्कर मारे निकल जा रहे हैं और जो तैनात पीआरडी कर्मी हैं और भी जो राजस्व विभाग के कर्मी उनको कुचलने के लिए भी तैयार हैं। तो इसमें एक भय का माहौल कर्मचारियों में उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में हमने 23 नवंबर को अपनी जो गदरपुर तहसील में मीटिंग हुई थी, इसमें हमने इसका बहिष्कार करने का मिलेगा। जब तक इसमें मजिस्ट्रेट लेवल की अधिकारियों की नियुक्ति न हो तीनों पालियों में और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध न गया, तब तक हम इसका कार्य बहिष्कार करेंगे। वहीं गदरपुर में पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि बरामद की गई चरस की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के उद्देश्य पर गुलर भोज रोज अंडरपास के पास में एक अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र नन्हे निवासी एक स्कूटी से वो जा रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भागने लगे तो हमारी टीम ने उनका पीछा किया तो वहीं पर उसको पकड़ लिया गया। उसकी तलाशी लेने पर स्कूटी के डिग्गी के अंदर से 1 किलो 54 ग्राम जो है वो चरस पकड़ी गई, तो गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है उसके रिमांड की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में एक बार फिर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सोचने पर फिर से मजबूर कर दिया है कि उत्तराखंड शिक्षा व्यवस्था किस तरफ जा रही है और आने वाले बच्चों का भविष्य आखिर क्या होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा विभाग की तरफ से जारी पीजीआई की रिपोर्ट में प्रदेश की शिक्षा विभाग की पोल खुलना काफी नहीं था कि एक और नया कारनामा फिर से उजागर हो गया। इस कारनामे को देखने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था किस तरफ जा रही है। इस बीच सवाल ये भी है कि लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठते सवालों पर सिस्टम का ध्यान आखिर क्यों नहीं जाता। पीजीआई की रिपोर्ट जारी होने के बाद 35वें पायदान पर आए राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े हुए सवालों के बीच शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों ने तमाम तरह की सफाई पेश की, लेकिन लगता है कि इसके बाद भी प्रदेश के कुछ शिक्षकों की नींद खुलने को तैयार नहीं है। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो शिक्षा व्यवस्था और विभाग के इंतजामों को मुंह चिढ़ाने के लिए काफी है। इस तस्वीर को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस तरीके से शिक्षक कैसे काम कर सकते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शिक्षक जहां एक तरफ फोटो खिंचवा रहे हैं तो ठीक उसी फोटो में बच्चों से परीक्षा परिणाम तैयार कराया जा रहा है। जो काम टीचर्स को खुद करना चाहिए था उसको इन बच्चों से कराया जा रहा है। एजुकेशन व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती इस तस्वीर को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी भी इस मामले को जांच का विषय बता रही है, तो बीजेपी का ये भी कहना है कि जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि फोटो की प्रामाणिकता है या नहीं। देखिए ऐसा है ना कि जो भी ये फोटो सामने आई और ये मामला संज्ञान में आया है, इसको देखा जाएगा और कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर करी जाएगी। अभी ये श्योर भी नहीं कि किस जगह का मामला है किस जगह का नहीं, अभी इस पे पूरी जांच वाच करी जाएगी और जो भी मामला संज्ञान में आता है उस पर आजकल देखा जा रहा है कि त्वरित कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और उस पर तुरंत ही जाँच करके तुरंत रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमारी सरकार के। एक तरफ बीजेपी पूरे मामले को लेकर गंभीर है तो वहीं शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने भी मामले में संज्ञान लेने की बात कही है। विपक्ष ने भी इस मसले पर सरकार पर चुटकीले अंदाज लेकर कटाक्ष किए। लानत है ऐसे शिक्षा विभाग को। कौन मॉनिटरिंग एजेंसी है, कौन सुपरवाइज कर रहा है,
शिक्षा विभाग में शर्मसार करने वाली फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें एक स्कूल में बच्चे जो हैं रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, जिस काम की मोटी तनख्वाह ये शिक्षक लेते हैं और शिक्षक जो हैं वही उस बच्चे के नज़दीक खड़े होकर अपना फोटो सेशन करा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि 35वें पायदान पे तो आपने उत्तराखंड के शिक्षा व्यवस्था को पहले ही पहुंचा दिया, अब और कहां ले जाना चाहते हो? इस विद्यालय की भी जांच होनी चाहिए, इन तमाम शिक्षकों की भी जांच होनी चाहिए। पीजीआई की रिपोर्ट में जहां उत्तराखंड शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलकर रह गई है और स्कूली प्रबंधन में जहां उत्तराखंड को सबसे निराशाजनक प्रदर्शन हाथ लगा हो, वहीं जिस तरीके से शिक्षकों की एक फोटो अब वायरल हो रही है जिसमें जो छात्र हैं वो परीक्षा परिणाम तैयार कर रहे हैं और जो शिक्षक हैं वो फोटो खिंचा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि आखिरकार जिन शिक्षकों की जिम्मेदारी रिजल्ट तैयार करने की होती है वो उस जिम्मेदारी को यदि अगर बच्चों से करवा रहे हैं और प्रबंधन में अगर हम सबसे खराब हैं तो किस तरीके का प्रबंधन उत्तराखंड के विद्यालय में चल रहा है, इसका एक ये नमूना है। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं और जांच की बात भी इस पूरे मामले में कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिरकार जिस तरीके से जो ये फोटो उत्तराखंड के स्कूल की वायरल हो रही है, आखिरकार वो किस स्कूल की है और कौन से शिक्षक वो हैं जो फोटो खिंचवा रहे हैं और छात्रों से परीक्षा परिणाम तैयार कर रहे हैं, इस पर जब जांच होगी उसके बाद ही चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से लगातार सरकार कहती है कि बेहतर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी पोल खोलने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। टिहरी डैम की सुरक्षा में सेंध के साथ बड़ा खतरा सताने लगा है। दरअसल टिहरी डैम की सुरक्षा में लापरवाही हो रही है। आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन हमारे आज की स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद आप भी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखते नजर आएंगे। टिहरी डैम के व्यू पॉइंट से खुलेआम लोग व्हाट्सएप के जरिए लाइव वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जो घातक साबित हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। टिहरी डैम की सुरक्षा में सेंध, डैम की सुरक्षा पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। व्हाट्सएप पर लोग कर रहे वीडियो कॉलिंग। व्यू पॉइंट पर नहीं है कोई सीसीटीवी, ना ही कोई सीआईएसएफ जवान तैनात। डैम की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही उजागर। अगर हम ये कहें कि टिहरी डैम की सुरक्षा में इन दिनों बड़ी सेंध लगने की तैयारी होने के साथ डैम की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। टिहरी डैम की सुरक्षा राष्ट्र के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 12वां ऊंचा बांध है। लेकिन इन दिनों टिहरी डैम की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आलम यह है कि टिहरी डैम के व्यू पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी न होने से सवाल बड़े हो जाते हैं कि आखिर ये लापरवाही क्यों और किस लिए है। सीसीटीवी कैमरा न होने से टिहरी डैम के व्यू पॉइंट पर डैम को देखने आ रहे लोग व्हाट्सएप और अन्य ऐप के जरिए लाइव वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जो टिहरी बांध की सुरक्षा के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। हैरानी इस बात की है कि व्यू पॉइंट पर ना तो सीआईएसएफ का जवान तैनात है और न ही यहाँ पर किसी सीसीटीवी कैमरे की ही मौजूदगी है। सामाजिक कार्यकर्ता शिव सिंह बिष्ट यहाँ तक कह रहे हैं कि सीआईएसएफ के जवान स्थानीय लोगों को यहाँ खड़े होने तक नहीं देते, लेकिन इन दिनों व्यू पॉइंट पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शिव सिंह के इस बयान से सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जब आम दिनों में यहाँ सीआईएसएफ जवान तैनात रहते हैं, तो हाल ही के दिनों में जवान की तैनाती क्यों नहीं है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखे 2 युवक जो है अभी लाइव वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से टीएडीसी से मांग करता हूँ कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से एक सीआईएसएफ का जवान भी तैनात होना चाहिए और इस व्यू पॉइंट में सीसीटीवी कैमरे भी जो है टीएडीसी को लगाने चाहिए, जिससे कि जो है बांध की सुरक्षा की दृष्टि से लाइव यहाँ पर जो है लाइव प्रसारण जो है वो बंद होना चाहिए। संदिग्ध लोग टिहरी बांध पर व्यू पॉइंट पर फोन से तस्वीर लेने पर पाबंदी के स्लोगन को साइड में रखकर लाइव वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो यकीनन टिहरी डैम की सुरक्षा और लापरवाही सवालों के घेरे में आना लाजमी है। वहीं इस बारे में टिहरी डैम के अधिशासी निदेशक उमेश कुमार सक्सेना सुरक्षा की दुहाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि टिहरी डैम की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बल सीआईएसएफ के हाथों में है और जो व्यू पॉइंट है वो मुख्य सड़क पर है।
इसके बारे में उन्होंने कहा कि CISF को सूचित किया जाएगा। टेहरी बांध की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बल के हाथ में है, जिसको हम जो CISF है वो पूरे इस एरिया को सिक्योरिटी देती है और जगह जगह उसकी चेक पोस्ट बनी हुई है। जहाँ तक व्यू पॉइंट का पॉइंट है जो बता रहे हैं कुछ संदिग्ध देखेगा, ये सड़क के ऊपर है और डैम टॉप से बहुत ऊपर है। ये करीब करीब ये 2000 मीटर, ये 1150 की हाइट पे है और डैम 840 पे है। वहाँ पर पब्लिक का आना जाना है, पब्लिक के लिए व्यू पॉइंट बनाया ही गया है। वो ऐसे में अगर कोई ऐसी स्थिति नोटिस में आती है तो उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे कि इस तरह की कोई भी अगर जो अनटूवर्ड घटना को अंजाम दें या कोई इस तरह की बातचीत जो सस्पेक्टेड हो, तो उसके लिए भी हम वहाँ देखेंगे कि CCTV कैमरे लग सकते हैं या नहीं लग सकते, तो वो हम करवाएंगे उसे और CISF को भी अलर्ट कर देंगे कि वो भी पेट्रोलिंग करती रहा। केंद्रीय सुरक्षा बल CISF के हाथों में एशिया के ऊंचे बांधों में शुमार टिहरी डैम की सुरक्षा है, लिहाजा इस मसले पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर लाइव वीडियो कॉलिंग पर पाबंदी लगानी तो आवश्यक है ही, लेकिन डैम की सुरक्षा के मानकों को और कड़े करने की भी जरूरत है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई लापरवाही न हो, नहीं तो टिहरी डैम की सुरक्षा के लिए ये घातक साबित हो सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए टिहरी से अरविंद नौटियाल की रिपोर्ट। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पेश किया 5440 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। 30% महिला आरक्षण बिल पर भी लगी मुहर। विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन रहा हंगामेदार। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दे पर दिखे विपक्ष के तल्ख तेवर। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जनहित से जुड़े हर सवाल का जवाब देगी सरकार। प्रदेश भर में ट्रांसपोर्टरों के चक्का जाम से जनता दिखी परेशान। वाहन मालिकों ने किया विधानसभा कूच। 10 साल पुराने ऑटो रिक्शा बंद करने के फैसले को वापस लेने की मांग। और दून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डोईवाला डकैती के मामले में फरार चल रहा 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अब तक हो चुकी है 8 गिरफ्तारियां।